हेलो स्टूडेंट, अगेन आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो फाइनली सेकंड यूनिट मीडिया इन हिस्ट्री की सेकंड यूनिट ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड यूनिट को। फर्स्ट यूनिट मैं बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपकी पूरी कंप्लीट करा दूँगा एग्जाम से पहले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड देखते हैं इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स है। तो देखो, भूमिका की बात करते हैं। यहाँ पे आता है ब्रिटिश भारत में प्रेस सेंसरशिप। तो पहले यहाँ देखा रखा है वर्ष 1561 में पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको इग्नोर करेंगे। तो स्टूडेंट देखो, थोड़ा सा नॉइज़ पॉल्यूशन होगा तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना। फिर ये कहता है 18वीं शताब्दी, यहाँ से पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में भारत में पहली बार प्रेस दिखाई दिया और इसके तुरंत बाद हुए तेजी से विस्तार ने ब्रिटिश सरकार को इसके अनियंत्रित विकास पर लगाम लगाने के लिए कार्रवाई करने हेतु प्रेरित किया। यानी कि जब 18वीं शताब्दी के बाद जब भारत में पहली बार प्रेस जो था वो स्टार्ट हुआ दिखाई देने, तो उसमें बहुत ज़्यादा कह सकते हो डेवलपमेंट हुआ, बहुत तेज़ी से वो बढ़ने लगा। तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई तरह मतलब कि बहुत तरीके की यहाँ पे लगाम लगाने की कोशिश की, जिसमें प्रेस वर्नाक्युलर एक्ट शामिल है। तो फिर उसके बाद कहते हैं अखबारों को सेंसर करने का प्रयास और उनके द्वारा प्रकाशित सरकार की बदनामी अधिक कठिन हो गई थी। तो यहाँ पे मतलब कि जो समाचार पत्र थे हमारे इंडिया के, भारत के, तो उसमें क्या होता था, वो ना ब्रिटिश सरकार के बारे में बहुत कह सकते हो उनकी नेगेटिविटी को, जो गलत काम करते थे उसको छापा करते थे, जिससे बदनामी होती थी ब्रिटिश सरकार की। तो उसको रोकने के लिए सेंसरशिप कह सकते हो, सेंसरशिप वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को लाया गया। तो सेंसर का मतलब ही होता है कि किसी चीज़ को कट करना। या आपने देखा होगा जब कोई बॉलीवुड मूवी बनती है तो पहले वो सेंसर बोर्ड के पास जाती है। अगर उसमें कोई गलती होती है, कुछ होता है, तो उसको वहाँ से कट कर दिया जाता है। तो सेंसर का मतलब यही है, जो भी चीज़ उसमें गलत दिखाई देगी, नेगेटिविटी फैलाएगी, उस चीज़ को वहाँ पे कट कर देना ही सेंसरशिप कहलाता है। तो इस तरीके से ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जारी किया ताकि इन पर लगाम लगाई जाए। जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो अखबारों में छापा जा रहा था उसको रोका जाए। तो इसलिए प्रेस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट यहाँ पे लाया गया। फिर कहता है 19वीं शताब्दी के अंत में अखबारों की संख्या में हुई वृद्धि ने कठोर प्रेस नियमों को लागू करने के लिए प्रेरित किया। यानी कि जब अखबारों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी तो उसमें छापा भी बहुत ज़्यादा जाता था और लोगों तक बहुत ज़्यादा पहुँचने लगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार थी उसको लगा कि जो उनके बारे में गलत चीज़ें छापी जा रही है, मैं ऐसे कह सकते हो गलत तो नहीं, जो वो गलत काम करते थे उसी को छापा जाता था। तो उसको रोकने के लिए, लोगों को पता ना चले, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे जो नियम थे उनको लागू करना स्टार्ट कर दिया गया। फिर ये कहते हैं भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के प्रसार के कारण नए नियम और दिशा निर्देश तैयार किए गए। भारत में ब्रिटिश इस बात को लेकर चिंतित थी कि नए समाचार पत्रों के भारतीय मालिक समाचार पत्र किस प्रकार की सामग्री को छाप सकते हैं। उन्हें डर था कि वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उद्दंड और विरोधी समाचार होगा। यानी कि जो भारतीय समाचार पत्र थे तो उनके ऑनर कौन थे, वो इंडिया के लोग ही थे, यानी भारत के ही नागरिक थे। तो अब ब्रिटिश सरकार को बस यही डर लगा रहता था कहीं वो हमारे खिलाफ कुछ ना छाप दे, कोई ऐसी सामग्री ना छापे जिससे जो पब्लिक है वो हमारे विरोध में खड़ी हो जाए। तो इसलिए उसको डर लगता था। तो इसी तरीके से उन्होंने सेंसरशिप का प्लान बनाया और नए नियम लेकर आए। फिर कहते हैं उन्हें डर था कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उद्दंड और विरोधी समाचार ना हो। तो उसके बाद कहते हैं 1857 के विद्रोह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन की शुरुआत की। साथ ही इसने भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए प्रेस नियमों के विकास को प्रभावित किया। इस प्रकार भारतीय प्रेस की प्रति ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण में बदलाव आया और सरकार ने कड़े नियम बनाए जो 20वीं सदी तक चले। औपनिवेशिक सत्ता प्रेस की ताकत से अच्छी तरह अवगत थी और सरकार विरोधी आंदोलन के किसी भी प्रकाशन के प्रेस में आने की संभावना को समाप्त करने के लिए तुरंत निवारक कदम उठाने शुरू कर दिए। समाचार की आड़ में प्रकाशित किसी भी उपनिवेश विरोधी साहित्य के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने के लिए कड़े नियामक कानून पारित करने की थी। यानी कि जो भी था वो सरकार के विरुद्ध कुछ ना छपे, उससे जो सरकार है वो बची रहे। उन्हें पता था कि एक समाचार पत्र की क्या ताकत है, तो इसलिए वो कड़े नियम वहाँ पे उन्होंने लागू कर दिए। फिर कहते हैं पहला समाचार पत्र क्या है। तो देखो पहला समाचार पत्र क्या है, ये फर्स्ट यूनिट में भी हम पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा उसको इग्नोर करेंगे, फिर आगे देख लेते हैं।
फिर कहता है एक सफल प्रेस उपक्रम। हिकी के बाद कई लोगों ने प्रेस के प्रयासों को बढ़ावा देकर उसे दुर्भाग्य का प्रतिफल प्राप्त किया। पीटर रीड और बी मैनसिक ने 1780 में इंडियन गजट आरंभ किया। उन्होंने गवर्नर जनरल या तत्कालीन सरकार द्वारा लगाए गए प्रेस ऑपरेशन के संबंध में सभी नियमों का पालन करने की शर्त पर गवर्नर जनरल को प्रकाशन और डाक रियायत शुरू करने की अनुमति देने पर राजी किया। उन्हें कलकत्ता में इसके प्रिंटर के रूप में काम करने के लिए कंपनी से मंजूरी मिल गई और फ्रांसीसी ग्लेडिविन ने ब्रिटिश सरकार के समर्थन से 4 साल बाद 1784 में कलकत्ता गजट की शुरुआत की। तो ये वही है जो पहला हमारा जो समाचार पत्र था उसके बारे में बताया गया है, जो कि कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। फिर उसके बाद आगे कहता है 1795 में मद्रास सेंसरशिप प्रणाली लागू करने वाला पहला भारतीय प्रांत बन गया। यानी कि मद्रास में 1975 में सेंसरशिप प्रणाली लागू की गई, जो कि भारतीय प्रांत बन गया था। यानी मद्रास में पहला प्रांत था जिसमें सेंसरशिप की प्रणाली लागू की गई थी। फिर ब्रिटिश सरकार के किसी भी सामान्य निर्देश को प्रकाशित कर पाने से पहले मद्रास गजट के लिए आवश्यक था कि वह पहले सैन्य सचिव द्वारा उनकी समीक्षा करवाए। यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के जो सैन्य सचिव होते थे उनको पहले एक कॉपी भेजी जाती थी कि इसमें आप देखिए क्या चीज़ सही है क्या नहीं, फिर उसके बाद ही वो प्रकाशित करते थे ताकि लोगों तक वो चीज़ पहुंच जाए। तो पहले उसको क्लासिफाई करा जाता था कि इसमें क्या समाचार छपे हैं वो हमारे सेंसरशिप के प्रणाली के अकॉर्डिंग है क्या नहीं, उसके बाद ही वो चीज़ आगे प्रोसेस की जाती थी। फिर सरकार ने मुफ्त डाक सुविधा में भी समाप्त कर दी। मद्रास गजट और मद्रास कुरियर के विरोध के जवाब में सरकार ने इसके बजाय प्रक्रिया के अंत में कर लागू करने का आदेश दे दिया। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि 18वीं शताब्दी के करीब तक भारत में सभी समाचार पत्र अंग्रेजी और अंग्रेज़ों द्वारा प्रकाशित किए गए थे, पर लेकिन उसके धीरे धीरे करके भारत में हिंदी भाषा में समाचार पत्र छपने लगे थे। फिर कहता है आधिकारिक अनुग्रह के लिए उत्सुक। भारत में मद्रास और बम्बई के समाचार पत्रों का ब्रिटिश सरकार के साथ विवाद में पड़ने का कोई उदाहरण नहीं था। दूसरी ओर वे सरकारी स्वीकृति और आधिकारिक अनुग्रह पाने के लिए उत्सुक थे। हालांकि बंगाल में स्थित अलग थी और डिमकिन और कैंसन नाम के 2 सज्जनों के सहयोग से विलियम डुआने ने 1791 में बंगाल जर्नल को खरीद लिया और इस प्रकाशन का संपादक बन गए। मराठा युद्ध के समय युद्ध के मैदान में लॉर्ड कॉर्नवालिस के कथित निधन की सूचना देकर और एक प्रमुख फ्रांसीसी व्यक्ति को इस कहानी का श्रेय देकर डुआने ने स्वयं को सरकार द्वारा फटकारे जाने के सीधे खतरे में डाल दिया। फिर उसके बाद कहते हैं फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल वेलेजली के मार्क्वेस के आगमन से पहले जेम्स मिल ने प्रेस की स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया। तो ये उदाहरण है, आप इसको देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के लिए समाचार पत्र एजेंसियों को सही दिशा में रखने के लिए उनके वित्तीय संसाधनों को अपंग करने की रणनीति का उपयोग करना सामान्य बात थी। औपनिवेशिक प्रशासन ने प्रेस एजेंसियों को नियंत्रण में रखने के लिए सभी सरकारी वित्त पोषण बंद कर दिए और यह सुनिश्चित किया कि समाचार पत्र अंततः वेबसाइट से बाहर हो जाएंगे। परिणामस्वरूप जो समाचार पत्र अंग्रेज़ों के प्रति तटस्थ या उनके समर्थक थे वे फूलते फलते रहे, और जो इस समय भारत में अन्य समाचार पत्रों के लगातार अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो, कहने का मतलब यह है जो ब्रिटिश सरकार के अच्छाइयों को छापते थे, जो समाचार पत्र कह सकते हो ब्रिटिश सरकार के समर्थन में थे, बस उन्हीं को ही सारे लाभ वहाँ पे मिलते थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से। बट लेकिन जो अगेंस्ट में थे, जो ब्रिटिश सरकार की जो गलत कदम उठाए जाते थे उनको छापता था समाचार पत्र, उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पे ये बताया गया है। फिर कहता है सदी का आरंभ एकाधिक तरीकों से भारत में पत्रकारिता के क्षेत्र में एक युग से समापन का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवधि में आधुनिक अर्थों में प्रेस को नियंत्रित करने का कोई नियम नहीं था। उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा समाचार पत्र संस्थापक को राज्य का दुश्मन माना जाने पर सरकार उसे तुरंत निर्वासित कर देती थी। अगर कोई समाचार पत्र सरकार या ब्रिटिश अधिकारियों का अपमान करता और अपने कार्यों के लिए माफ़ी नहीं मांगता था तो सरकार उसे डाक के विशेष अधिकार प्राप्त करने से रोक देती थी। अगर कोई समाचार पत्र सरकार
को नाखुश करना जारी रखता था तो सरकार द्वारा उस समाचार पत्र के एक हिस्से या पूरे प्रकाशन को पूर्व सेंसर करने पर बाध्य किया गया। तो इस तरीके से जो सरकार के विरुद्ध छापा करते थे, जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने समाचार पत्र में छापा करते थे, तो उनको कह सकते हो इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जो मैंने आपको बताई। अगर सरकार ये निर्धारित करती कि संपादक सुधारने योग्य नहीं था तो उस व्यक्ति को निर्वासित कर दिया जाता था। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश भारत में पत्रकारिता की एक और विशेषता ये थी कि समाचार केवल उन विषयों पर केंद्रित थे जो भारत में रहने वाले यूरोपीय समुदाय में रुचि रखते थे और उनकी गतिविधियों से जुड़े रहते थे। तो कहने का मतलब ये, जो ब्रिटिश सरकार के लिए अच्छा करते थे, जो उनका ध्यान रखते थे, जो उनके लिए बुरा नहीं छापते थे, बस कह सकते हो उन्हीं को लाभ था सारा। और बाकी जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में थे, जो उनकी छवि को बेकार करते थे, जो उनके गलत कामों को दिखाया करते थे, तो उनके लिए ये सारी चीज़ें जो मुश्किलें थी उनके सामने आया करती थी। फिर आता है प्रेस पर नियंत्रण। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत में ब्रिटिश नागरिकों के प्रभुत्व वाली पत्रकारिता की प्रथा ने नई सदी की शुरुआती वर्षों में सरकार शत्रुता में वृद्धि और नियमों को कड़ा करने के लिए बाध्य हो गई। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर जनरल बनने के बाद प्रेस विनियम लागू हुए। 1791 से लेकर और 1799 के बीच कई संपादकों को बिना किसी मुकदमे के मनमाने ढंग से वापस यूरोप भेज दिया गया। अन्य संपादकों को बड़ी संख्या में दोषी ठहराया गया और उन्हें अपने कार्यों के लिए माफ़ी मांगने पर बाध्य किया। 1799 तक ब्रिटिश सरकार ने प्रेस की स्वतंत्रता को अपने एक विशेष प्रकार के औपचारिक प्रतिबंधों के अधीन नहीं किया था। 1799 में सरकार ने वेलेस्ली विनियमों को अपनाया था। फिर कहता है, लॉर्ड वेलेस्ली मैसूर के टीपू सुल्तान और भारत में अंग्रेज़ों के प्रतिद्वंदी फ्रांसीसियों के साथ संघर्ष के लिए तैयार थे। इसलिए वेलेस्ली का इरादा कलकत्ता में रहने वाले स्थानीय प्रेस और यूरोपीय लोगों पर कड़े प्रतिबंध लगाने का था। उन्होंने प्रेस के माध्यम से दुश्मन के लिए खुफिया जानकारी लीक होने से रोकने का भी योजना बनाई। एशियाटिक मिरर के संपादक ने भारत में रहने वाले यूरोपीय और भारतीयों की आबादी का एक अनुमान जारी किया। परिणाम स्वरूप वेलेस्ली ने इन संपादकों को दबाने और निर्वासित करने के साथ साथ उन्हें यूरोप लौटने के बाध्य किया। सभी प्रेस संपादकों के लिए व्यवहारिक कानून बनाए। वर्ष 1999 के वेलेस्ली रेगुलेशन के अंतर्गत समाचार पत्रों में सबसे नीचे प्रिंटर का नाम शामिल करना जरूरी था। समाचार पत्रों के संपादकों और मालिकों को भारत सरकार के सचिव को अपना नाम और पता देना होता था। रविवार को कोई समाचार पत्र नहीं निकलता था। उपयुक्त प्राधिकरण वाले किसी व्यक्ति द्वारा समाचार पत्र की जांच किए जाने तक कोई प्रकाशन नहीं हो सकता था। ऊपर उल्लिखित किसी भी प्रतिबंध के उल्लंघन परिणाम स्वरूप उचित दंड के रूप में समाचार पत्र के संपादकों और मालिकों को तत्काल यूरोप में निर्वासित किया जाता था। तो मतलब कि कह सकते हो कि 1799 के वेलेस्ली के ये रेगुलेशन थे जो समाचार पत्र के अंडर जो भी काम करता था, समाचार पत्र छापता था, तो उनको इस रूल एंड रेगुलेशन का कह सकते हो फॉलो करना पड़ता था। अगर वो नहीं करते तो इस तरीके के उनको दंड मिलते थे। तो इस तरीके के आप इसको हेडिंग को पढ़ सकते हैं यहाँ तक। फिर उसके बाद ये कहता है, वर्ष 1795 में मद्रास में पहली बार सेंसरशिप लागू की गई। बाद में 1799 के नियमों का पालन करते हुए इसे बंगाल में भी लागू किया गया। तो सेंसरशिप धीरे धीरे हर जगह फैलना स्टार्ट हो गया। फिर आश्चर्यजनक रूप से कलकत्ता के 7 समाचार पत्रों में किसी से भी इसका पालन करने के आदेश पर आपत्ति नहीं उठाई। तो यानी कि सब ये सेंसरशिप लागू जो हुआ तो सब इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया बिना किसी विरोध के। फिर कहता है, ब्रिटिश सरकार ने पूर्व सेंसरशिप भी लागू किया। 1801 में सरकार ने कलकत्ता गजट के संपादक को एक आदेश जारी किया जिसमें सशस्त्र बलों के बारे में ऐसे किसी भी लेख का प्रकाशन पर रोक लगा दी जो पहले सरकारी गजट में प्रकाशित नहीं हुआ था। हालांकि सरकार को जल्द ही ये पता चल गया कि समाचार पत्र कानून का पालन नहीं कर रहे थे। इससे प्रकार प्रेस को आगे के नियम के अधीन किया गया और गवर्नर जनरल ने 9 अप्रैल 1807 को सभी सार्वजनिक समारोह पर रोक लगाने का आदेश दे दिया गया। ये प्रेस पर कड़े
जो आप कह सकते हो प्रेस पर लगे कड़े प्रतिबंधों ने एक क्रांतिकारी भूमिगत प्रेस के विकास में योगदान दिया। प्रेस पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के परिणाम स्वरूप पत्रकारों ने ऐसे कई पैम्फलेट वितरित किए जिन पर लेखक या प्रिंटर का नाम नहीं होता था। इस कदम ने नियमों में संशोधन की उत्पत्ति को गति दी, जिसने प्रेस को समाचारों के प्रत्येक टुकड़े पर प्रिंटर की पहचान रखने के लिए बाध्य कर दिया गया। वेलेजली के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने, जो कि 1805 में बने। उनके बाद लॉर्ड बारलो बने, जो कि 1805 से लेकर 7 तक बने। एंड अंत में लॉर्ड मिंटो, जो कि 1807 से 13 तक जनरल गवर्नर रहे। फिर उसके बाद यहाँ पे उस अवधि में प्रेस के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो यानी कि जो सेंसरशिप चलता आ रहा था सेम वही सेंसरशिप रहा। जो प्रिंटर थे उनका नाम वहाँ पे मेंशन करना जारी रहा। तो ये आपके लिए अपनी प्रगति जारी कीजिए। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों ने शुरू किया, आप कमेंट करके आंसर देना इसका। किस शहर को भारतीय मीडिया का बोस्टन कहा जाता है, वो भी आप बताएंगे। बंगाल गजट के संपादक कौन थे, आप ये भी बताएंगे। एंड मद्रास के पहले आधिकारिक समाचार पत्र का क्या नाम था, वो भी आप यहाँ पे बताएंगे। फिर आपका एक और यहाँ पे देख सकते हैं, उदार युग में प्रेस। 1820 के दशक में भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के अंतर्गत औपनिवेशिक सरकार की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। अंग्रेजों ने 1813 के चार्टर अधिनियम पारित किया और मुक्त व्यापार ने कंपनी द्वारा किए जा रहे एकाधिकारी व्यापार का स्थान ले लिया। सरकार ने प्रेस नियंत्रण और अनावश्यक माना, जिससे उसका उन्मूलन हो गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने गवर्नर जनरल के अपने कार्यालय के इस उदार चरण की शुरुआत की और गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंक, लॉर्ड मेटकाफ और लॉर्ड ऑकलैंड ने इसे जारी रखा। 1818 में सर जेम्स बकिंघम द्वारा कलकत्ता जर्नल का शुभारंभ, एक स्थानीय प्रेस का गठन और देशी भारतीय पत्रकारों का जन्म इस अवधि के कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी। तो इस तरीके से आप कह सकते हो न्यू जो देश के भारतीय पत्रकार थे उनका यहाँ पे जन्म हुआ। फिर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में प्रेस को विनियमित करने के लिए 1813 में निम्नलिखित दिशा निर्देश की स्थापना की। रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे बनाए गए। फिर कहता है, पूरक और अतिरिक्त प्रकाशनों के सहित किसी भी समाचार पत्र को प्रकाशित करने से पहले समाचार पत्रों के संपादकों को निरीक्षण और अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव के पास प्रूफ शीट जमा करनी होगी। इस प्रकार प्रकाशकों की सभी अधिसूचनाएं, हैंड बिल और कम अवधि के अन्य पत्र पत्रिकाओं की समीक्षा के लिए पहले मुख्य सचिव को अग्रेषित करना होगा। तो यानी कि समाचार पत्र से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स था वेरिफिकेशन यहाँ पे करना होता था। फिर कहता है, राजा राम मोहन राय और जेम्स बकिंघम। तो ये आपके ऊपर इसका शॉर्ट नोट आ सकता है एग्जाम में कि राजा राम मोहन और राय और जेम्स बकिंघम के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं। 1820 के दशक में दो प्रभावशाली व्यक्ति राजा राम मोहन राय और जेम्स बकिंघम की इस परिदृश्य में प्रकट हुए। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि ये दोनों ही जो व्यक्ति हैं इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष यहाँ पे किया है। तो आपकी पहली लाइन यही बनेगी कि दोनों जो थे वो प्रेस स्वतंत्रता के संघर्षी थे। और फिर उसके बाद आता है, रॉय और बकिंघम दोनों अपने लोगों में सर्वाधिक समर्पित अनुयायियों को इकट्ठा करने और सबसे अधिक विरोध भड़काने के सक्षम थे। बकिंघम ने 1818 से 1823 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत से निर्वासित किए जाने वाले निडरता से अपने समाचार पत्र कलकत्ता जर्नल को संपादन किया। रॉय ने सत्यता प्रसारित करने और अपने विचारों को खुली बहस की कसौटी पर कसने के लिए पत्रकारिता में कदम रखा। रॉय ने सत्यता प्रसारित करने और अपने विचारों को खुली बहस में रखा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संघर्ष किया है यहाँ पे आप अपने प्रेस स्वतंत्रता के लिए। उनके विचार से प्रेस की स्वतंत्रता में सत्य की खोज करने की स्वतंत्रता और जीवन के ऐसे तरीके को विकसित करने का अवसर शामिल था जिसके तर्क को लागू कर मान्य किया जा सकता था। जेम्स बकिंघम अपने जीवन काल में एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, लेखक थे और एक यात्री थे। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने गवर्नरों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना और उनकी कमियों के लिए उनके फटकारना और सच्चाई का पता लगाने का अपने कर्तव्य माना, भले ही कुछ लोग इससे नाराज हो गए।
सच्चाई का पता लगाने को अपना कर्तव्य माना, भले ही इससे कुछ लोग नाराज हो जाएं। उन्होंने विधायिका रहित प्रेस को एक दायित्वहीन सरकार पर एक अधिक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में देखा। तो इस तरीके से कह सकते हो ये एक संघर्षवादी लोग थे जिन्होंने प्रेस को विकास यानी कि उसका स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करी, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए। तो आप इस पर शॉर्ट नोट लिख सकते हो, इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा लिख रखा है राजा मोहन और बंकिम के बारे में, तो आप उसको थोड़ा सा देखेंगे अच्छे से। फिर आता है 1857 का विद्रोह और प्रेस अधिनियम। स्पष्ट रूप से हिंदी में प्रकाशित समाचार पत्रों ने भारत में राष्ट्रवाद के तेजी से उभरने में योगदान दिया। 30 मई 1826 को जुगल किशोर शुक्ल ने कलकत्ता में उद्दंड मार्तंड नाम का एक साप्ताहिक समाचार पत्र जारी किया, जो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। शुक्ल हर सप्ताह मंगलवार को साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित करने में प्रभारी थे। 1854 तक ब्रिटिश भारत में हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में लगभग 50 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे और कम से कम 20 हिंदी समाचार पत्र साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होते थे। और उस वर्ष कलकत्ता शहर से हिंदी के पहले दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण का प्रकाशन हुआ। सुधावर्षण ने 1857 में शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखते हुए अपने अस्तित्व की शुरुआत से ही राजनीतिक मामलों पर एक सुचारू रूप अपनाया। समाचार पत्र के संपादक और प्रकाशक श्याम सुंदर सेन को दोषी पाया गया और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें इस दैनिक समाचार पत्र को बंद कर दिया। दिल्ली में मिर्जा बेदार बख्त द्वारा हिंदी और उर्दू में लिखित और मुद्रित दैनिक समाचार पत्र क़याम आज़ादी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण पत्र था। सर विलियम हॉवर्ड के अनुसार दिल्ली पर विजय पाने के बाद क़याम आज़ादी के संपादक मिर्जा बेदार बख्त के शरीर पर सुअर की चर्बी मलने के बाद उसे फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से देखिए आप किस तरीके से ब्रिटिश सरकार, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार ब्रिटिश सरकार कैसे इनके ऊपर दंडित करती थी, इनको प्रताड़ित करती थी जब ये कोई गलत काम करते थे, इनके रूल एंड रेगुलेशन के अगेंस्ट जाते थे। जब 1857 का विद्रोह होने वाला था तो लॉर्ड कैनिंग ने पाया कि कई एंग्लो इंडियन और भारतीय समाचार पत्रों का लहजा बहुत आक्रामक था। विद्रोह के समय जब एंग्लो इंडियन समाचार पत्रों ने भारतीयों के विरोध प्रतिशोध का आह्वान किया तो भारतीय प्रेस ने भी अधिकारियों के प्रति असंतोष व्यक्त किया। भारतीयों ने व्यापक रूप से प्रचालित विद्रोह को भड़काने वाली पांडुलिपियों और मुद्रित कार्यों को पढ़ा। इस प्रकार अंग्रेजों ने मुद्रित सामग्री के प्रसार को एक नए कानून के अधीन कर दिया, जो मुद्रण सुविधाओं के विकास और कुछ मामलों में मुद्रित सामग्री के वितरण को नियंत्रित करने के लिए मांग करता था। अंततः इस कानून को गैंगिंग अधिनियम कहा गया। तो आपके एग्जाम में आ सकता है गैंगिंग अधिनियम क्या है, तो आप इसको बता सकते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के परिणामस्वरूप 1857 के नए अधिनियम को कानून बनाया गया। अधिनियम की शर्तों के अनुसार ब्रिटिश सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना प्रिंटिंग प्रेस की स्वामित्व रखना संचालन अवैध था। यानी कि अगर आपको कोई कह सकते हो समाचार पत्र ओपन करना है, आपको कोई प्रिंटिंग प्रेस ओपन करनी है, तो उसके लिए पहले आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता था ब्रिटिश सरकार से। अगर आप वो नहीं लोगे तो वो अवैध माना जाएगा। सरकार को आवश्यक प्रतिबंध लगाने की क्षमता के साथ मामला दर मामला के आधार पर लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया गया था। साथ ही सरकार के पास पहले जारी किए गए लाइसेंस को किसी भी समय वापस लेने का भी अधिकार था। यानी वो किसी भी समय जो उन्होंने लाइसेंस दिया है उसको वापस ले सकते थे, जब्त कर सकते थे। और ये ऐसा इसलिए रखा गया, अगर कोई समाचार पत्र उनके अगेंस्ट में कुछ भी छापता है तो उसी टाइम वो उनका लाइसेंस जब्त कर लेंगे। तो सरकारी फरमान के अनुसार भारत में समाचार पत्रों और पुस्तकों और अन्य मुद्रित दस्तावेजों को प्रकाशित या प्रसारित करने की अनुमति नहीं होगी। अधिनियम ने भारतीय और अंग्रेजी प्रेस के बीच अंतर नहीं किया था। सरकार ने विशिष्ट आवश्यकताओं के अधीन लाइसेंस प्रदान किए। यदि लाइसेंसधारी किसी भी तरह से उन शर्तों का उल्लंघन करे तो सरकार के पास अपराधी के
टाइम फेस और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त करने का भी अधिकार वहाँ पे था। तो इस तरीके से कह सकते हो यहाँ पे इतने सारे अधिकार ब्रिटिश सरकार ने बनाए प्रेस अधिकारियों के खिलाफ। फिर कहता है 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद राजनीतिक लगभग सभी प्रकाशनों में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक बन गई समाचार पत्रों की संख्या, उनका प्रसार और महत्व बढ़ गया था। वे इलाहाबाद, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जैसे प्रमुख शहरों में से प्रकाशित नहीं हुए, बल्कि देश के सुदूर स्थित छोटे शहरों में तेजी से बढ़े। ब्रिटिश सरकार ने यह निष्कर्ष निकाला कि इन परिस्थितियों में प्रेस पर अपना नियंत्रण बढ़ाना आवश्यक है। अंततः सरकार ने प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 अधिनियम निकाला। यानी कि जब धीरे धीरे विद्रोह होने के बाद जब प्रचार और होने लगा, समाचार पत्र और छपने लगे, तो वो कई बड़े बड़े कंपनी जैसे मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई जैसे शहरों से न छपकर कोई छोटे छोटे शहरों में छपने स्टार्ट हुए, तेज़ी से वहाँ वितरण होने लगा। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे एक और कह सकते हो अधिनियम बनाया गया, जिसका नाम था प्रेस और पुस्तक का पंजीकरण अधिनियम 1867। फिर कहता है अधिनियम ने समाचार पत्रों सहित मुद्रित सामग्री के प्रसार को नियंत्रित किया और यह सुनिश्चित किया कि ब्रिटिश भारत में प्रकाशित पुस्तकों की प्रतियों को संरक्षित और उचित रूप से पंजीकृत किया जाएगा। फिर उसके बाद आता है मैन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो कहता है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने 13 जून 1857 को कुख्यात गैंगिंग अधिनियम पेश किया। इसका उद्देश्य सभी मुद्रित सामग्री और प्रिंटिंग प्रेसों की स्थापना को नियंत्रित करना था। फिर भी यह अधिनियम विद्रोह के तत्काल बाद देश के विभिन्न भागों में दिखाई देने वाला राष्ट्रवादी प्रेस सफलतापूर्वक दमन नहीं कर पाया। इस अवधि में अंग्रेजी और भारतीय दोनों भाषाओं में भारतीयों द्वारा और उनके लिए लिखी गई पुस्तकें, पैम्फलेट और समाचार पत्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। अंग्रेजी भाषा के प्रकाशनों की संख्या की तुलना में स्थानीय भाषाओं की में प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या बहुत अधिक थी और 1870 में ब्रिटिश भारत में प्रकाशित 644 पत्रिकाओं में से 400 से अधिक स्थानीय भाषा में लिखी गई थी। यानी कि जो भारत की मूल लैंग्वेज थी उसमें वो छपी हुई थी। फिर कहता है कलकत्ता के सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1862 में बंगाली को अंग्रेजी में प्रकाशित किया। केशव चंद्र सेन ने 1862 में इंडियन मिरर का प्रकाशन शुरू किया, जबकि शिशिर कुमार घोष ने 1868 में प्रसिद्ध आनंद बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी ने 1853 में हिंदू पैट्रियट का प्रकाशन किया। राष्ट्रवादी उत्साह को मद्रास में अंग्रेजी में छपे द हिंदू द्वारा भी आगे बढ़ाया गया। तो इस तरीके से नए नए जो समाचार पत्र थे वो छपना स्टार्ट हो गए। लॉर्ड लिंटन को 1876 में वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने देखा कि प्रेस और सरकार के बीच बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। लिंटन ने प्रेस द्वारा की गई तीव्र आलोचनाओं का समाधान करने के लिए नया कानून लाने पर विचार किया। भारत भाषाओं में उपलब्ध प्रकाशनों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी से मराठी, गुजराती, हिंदुस्तानी और फारसी आदि क्षेत्रीय भाषाओं में लगभग 62 समाचार पत्र प्रकाशित हो रहे थे। मध्य प्रांत में, अवध, उत्तर पश्चिमी प्रांत में 60 से अधिक समाचार पत्र बंगाल में और लगभग 28 और मद्रास से हिंदुस्तानी और मलयालम, तेलुगु यानी कि इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब इंडिया की जो लैंग्वेज थी उसमें ज़्यादा मात्रा में अखबार, समाचार पत्र छप रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने अनुमान लगाया कि इस समय लगभग 1 लाख लोग नियमित रूप से ऐसे स्थानीय समाचार पत्र पढ़ते हैं जिनमें किसी भी समाचार पत्र की सबसे अधिक पाठक संख्या लगभग 3000 होती है। तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग प्रेस अधिनियम का उद्देश्य अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के प्रकाशनों को लक्षित करना था। लिंटन के प्रकाशन ने स्थानीय भाषा के प्रेस को लक्षित कर आक्रमण किया। प्रशासन ने आम जनता के बीच इनकी लोकप्रियता को लक्ष्य बनाते हुए देशी पत्रकारिता के विरुद्ध एक के बाद एक हमले शुरू किए। ऐसा करने से सरकार ने पहली बार अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्रों और भारतीय स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों के बीच अंतर किया। मद्रास को छोड़कर ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की शर्तों के अधीन थे। यानी मद्रास को छोड़ के बाकी ब्रिटिश भारत के सभी प्रांत यानी मद्रास राज्य को छोड़ के जितने भी गुजराती थे, आपके हिंदुस्तान थे, जो आपकी
जो मतलब कि कलकत्ता से लेकर गुजरात तक ये सब मद्रास को छोड़ के वर्नाकुलर एक्ट के शर्तों के अधीन काम करते थे। भारतीय जनता के व्यापक विरोध के कारण लॉर्ड लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन का वर्नाकुलर एक्ट रद्द करने के बाध्य होना पड़ा। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में प्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता ने आंशिक रूप से राष्ट्रवाद के उदय को बढ़ावा दिया। हालांकि समय समय पर विभिन्न प्रेस कानून और सेंसरशिप लागू किया गया और कानून बनाए गए। तो इस तरीके से सेंसरशिप का भी यहाँ पे जो था उसको रद्द करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट था वो जारी था, विद्रोह जारी था, तो उसको वहाँ पे रद्द करना पड़ा। और भी अलग अलग तरीके के सेंसरशिप कानून यहाँ पे बनाए गए। तो इस तरीके से ये आपकी यूनिट थी। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उन्हें ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी फॉल से रिलेटेड, और आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे तो वो भी हम आपको जल्दी यहाँ पे दिखाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी रहेगी 3rd यूनिट, जो कि होगी स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय प्रेस की भूमिका और नेताओं के विचार। तो इस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको टाइम पर अपडेट मिल जाए कि 3rd यूनिट आ गई है।